नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर उपस्थित हूं। आज भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के अंतर्गत एक नया टॉपिक मैसूर साम्राज्य एवं उस साम्राज्य के सबसे प्रबल शासक हैदर अली टीपू और टीपू सुल्तान लेकर के, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे संपूर्ण मैसूर साम्राज्य से लेकर के हैदर अली के सत्ता स्थापना से लेकर के और टीपू सुल्तान की मृत्यु तक एवं चारों मैसूर युग जिसने मैसूर की सत्ता को समाप्त किया और किस तरह से मैसूर साम्राज्य का अंत होता है और वहां भी ब्रिटिश हुकूमत काबिज होती है। इसके पूर्व हमने देखा है प्लासी का युद्ध और बक्सर युद्ध से बंगाल में लॉर्ड क्लाइव जो है अस्थायी सत्ता की स्थापना करता है, द्वैत शासन का प्रारंभ करता है और एक चीज तय हो जाता है कि अब अंग्रेज यहां से जाने वाले नहीं हैं, अर्थात उनका इरादा जो है दूरगामी। फिर हमने 3 कर्नाटक युद्ध देखे। उस कर्नाटक युद्ध में हमने देखा कि फ्रांसीसी अब कमजोर हो चुके हैं या बहुत सारे जगहों से वो अपना क्षेत्र छोड़ चुके हैं और कर्नाटक के क्षेत्रों में भी ब्रिटिश हुकूमत काबिज हो चुका है और आंशिक रूप से फ्रांसीसी बचे हुए हैं और उसके जस्ट बगल का जो क्षेत्र है वह साम्राज्य मैसूर के नाम से जाना जाता है। उधर मद्रास और मुंबई में अपनी सत्ता स्थापित कर चुका है और एक बहुत बड़ा रोड़ा है। इस रोड़ा को अंग्रेजों को हटाना है और यही पूरा वर्णन हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1612 ईस्वी में विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना के साथ ही विजयनगर साम्राज्य, जिसके महान शासक कृष्णदेव राय हुआ करते थे, और इसी के समय मैसूर साम्राज्य का उदय हुआ। मैसूर साम्राज्य अर्थात एक नया साम्राज्य का उदय हुआ और इसके जो संस्थापक थे वह ओडियार वंश थे, यानी मैसूर साम्राज्य के संस्थापक जो थे वह ओडियार थे और ओडियार वंश ने लगभग 100 वर्षों से ज्यादा यहां पर सत्ता संभाली और जिस समय यह मजबूत स्थिति में था मैसूर, और उस समय हैदर अली एक सामान्य सिपाही के रूप में कार्यरत था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं वह इस ओर इशारा करती थी कि जिस के अंतर्गत तुम सैन्य कार्य कर रहे हो उससे ज्यादा प्रतिभाशाली तुम हो, और यह चीज इसके अंदर बैठ गई और जिसका नतीजा हुआ कि 1760-61 में हैदर अली, जो पहले हैदर नाइक के नाम से जाना जाता था, हैदर नाइक के नाम से जाना जाता था, वह वहां के शासक को अपदस्थ कर खुद सत्ता संभालता है और वहां से शासन प्रारंभ करता है। तो एक सैनिक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करने वाला हैदर अली 1761 आते आते मैसूर साम्राज्य का शासक बन बैठता है। बन तो जाता है लेकिन चुनौतियां कम नहीं होती है, क्योंकि जिस सत्ता पर यह काबिज होता है वह अंग्रेजों की कठपुतली सत्ता रहती है,
तो निश्चित ही अंग्रेजों को तकलीफ होगा और दुख होगा, और यह अंग्रेजों का प्रबल विरोधी होता है, जिसका नतीजा होता है कि सत्ता संभालने के कुछ ही वर्षों बाद इनको सामना अंग्रेजों से करना पड़ जाता है। अर्थात 1760-61 में सत्ता संभालते हैं और 1700 यानी 69-70 आते आते इनको युद्ध में उतरना पड़ जाता है, यानी अंग्रेज इनके खिलाफ हो जाते हैं। और केवल अंग्रेज ही नहीं, उस समय के मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों के साथ होते हैं और मैसूर के प्रथम युद्ध में, हालांकि यह युद्ध एक संधि के तहत समाप्त हो जाता है और इसमें हैदर अली अपनी निपुणता, कर्मठता, कूटनीतिज्ञ का क्या कहते हैं प्रमाण साबित करता है और अंग्रेजों को संधि करने पर मजबूर कर देता है। फिर सत्ता संचालित होती रहती है, लेकिन अंग्रेज उस संधि को तोड़ते हुए इनके खिलाफ आ जाते हैं और खिलाफ आने का नतीजा रहता है कि जो प्रथम 67 से 69 तक जो युद्ध चला रहता है, इस युद्ध की संधियों को अंग्रेज क्या करते हैं, धीरे धीरे तोड़ने लगते हैं। और ध्यान रखिएगा, जिस समय यह युद्ध हुआ था, अभी 1764 में बक्सर का युद्ध खत्म हुआ था, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित अंग्रेज करके हौसला उसका बुलंद था। और उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वह वेरेलस्ट थे, हैरी वेरेलस्ट के समय में यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। यानी जितने आंग्ल मतलब अंग्रेज, हम मैसूरी मतलब यानी हैदराबाद सॉरी मैसूर के जो शासक हैं हैदर अली, उनके साथ जो युद्ध होता है, तो अंग्रेजों के तरफ से मैसूर के बीच जो युद्ध होती है वह आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो उस प्रथम युद्ध में उसका नतीजा कोई विशेष नहीं निकलता है, संधि के तहत समाप्त हो जाती है और कुछ दिन तक उसी तरह चलता है। और हैदर अली की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह अनपढ़ होते हुए भी फ्रांसीसियों से दोस्ती कर रखा था और फ्रांसीसियों की मदद से, गठबंधन से तोपखाना और शस्त्रागार का बहुत ज्यादा विकास किया था। और जब किसी भी शासक के पास अस्त्र और शस्त्र मजबूत हो तो सैनिक का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है, और इन्होंने इस क्षेत्र में हमेशा ही कार्य किया। अभी समय ठीक से गुजरा नहीं, हालांकि अपनी सत्ता, अपनी स्थिति मजबूत कर रखे थे, हालांकि उतनी मजबूत भी नहीं थी क्योंकि इन्होंने अभी 60 में सत्ता संभाला था, तो निश्चित है बहुत लंबा वक्त नहीं गुजरा था। लेकिन तब तक क्या हुआ, 1780 में फिर से युद्ध प्रारंभ हो जाता है और यह सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। इसका परिणाम क्या होगा तो देखेंगे। यह 80 से शुरू होता है और हैदर अली निपुणता, कुशलता और अपने सैनिकों की बदौलत 2 साल में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देते हैं। लेकिन घटना क्या घट जाती है कि 1782 ईस्वी में यह घायल हो जाता है हैदर अली। अब जब खुद शासक जो एक सेनानायक हो वो अगर घायल हो जाए तो सैनिक किसके दम पर युद्ध करेंगे। यह घायल होकर के वापस आ जाता है, जहां इसकी 1783 में मृत्यु हो जाती है। भाई सत्ता कौन संभाले, तो इसी बीच, क्योंकि यह प्रथम द्वितीय जो युद्ध होता है वह 1780 से लेकर 1784 के बीच होता है और 82 में ही हैदर अली की
घायल अवस्था में वापसी हो जाती है। और इसी बीच 1782 में इसका जो पुत्र होता है टीपू सुल्तान को सत्ता संभालनी पड़ती है, संभालनी पड़ती है, मजबूरी है। और 1782 में सत्ता पर काबिज होता है और काबिज होने के साथ ही युद्ध को निरंतर जारी रखता है। यानी युद्ध है, बाप की मौत हो रही है, बेटा सत्ता संभाल रहा है और युद्ध को निरंतर जारी रखता है। और इस समय टीपू सुल्तान की जो उम्र है वो लगभग 30 साल के आसपास है। 30 साल नहीं ही होगा, क्योंकि 50, 30, 80, हाँ लगभग 29, 30, 31 साल की उम्र है और वह सत्ता संभालता है। सत्ता संभालने के साथ ही जब यह युद्ध समाप्त होता है तो टीपू इसमें पराजित नहीं होता है, फिर एक संधि होती है और युद्ध विराम लगता है। और ऐसे समझिए यह युद्ध टीपू ही जीतता है। इसके बाद क्या होगा? 4 साल इस युद्ध चलता है और अंग्रेजों को पता चल जाता है कि यह बहुत ही साहसिक कर्मठ है। अब अंग्रेज अपनी छल नीति का प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे। 84 के बाद में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करता है टीपू सुल्तान। तोपखाने बढ़ाना शुरू कर देता है, रॉकेट का निर्माण प्रारंभ करता है। अपने साम्राज्य में आर्थिक नुकसान नहीं हो, आर्थिक स्थिति न बिगड़े, इसके लिए नया सिक्का प्रारंभ करता है, नया कैलेंडर जारी करता है, नई भूमि की माप इकाई जारी करता है, रेशम उद्योग को प्रोत्साहित करता है। और कहा जाता है कि भारत में भारतीय शासकों में पहला रॉकेट निर्माता अगर कोई था तो वह टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि शेर के जीवन के एक दिन और सियार के जीवन के 100 वर्ष से कहीं बेहतर है। अर्थात हम सियार की तरह 100 साल जिए उससे बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन का जीवन जीना पसंद करें। टीपू के बारे में कहावत थी और टीपू था भी उस योग्य, कुशल सेनापति, चतुर कूटनीतिज्ञ, साहसिक। और चाहत क्या थी? तो अंग्रेजों से बदला लेना, एक ही चाहत था। तो मुसलमान, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान भी करना जानता था। अंग्रेज जब टीपू को देखते थे तो उसको नेपोलियन की छवि नजर आती थी। वही नेपोलियन बोनापार्ट जिसने अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था। विश्व विजेता के राह पे निकला था नेपोलियन बोनापार्ट। अब वह नेपोलियन जिसको द्वीप पर कैद कर दिया गया, वही वहां साम्राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन टीपू में एक कमी क्या थी कि वो फ्रांसीसियों का बहुत करीबी था और बहुत ज्यादा विश्वास भी करता था। कब? जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1789 से 91 के बीच में, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध के बाद में फ्रांसीसियों ने हालांकि बहुत अच्छा मदद दिया, सैनिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर तरह से सहयोग किया। और इस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान, यह युद्ध टीपू सुल्तान जीतता है और
एक चीज जान करके हैरानी होगी कि भारतीय शासकों में एकमात्र यह शासक था, यही नहीं, हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों, जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। बाकी सभी देसी रियासत के राजा अंग्रेजों के साथ या तो सरेंडर कर चुके थे या पराजय झेलनी पड़ी थी। हैदर अली पराजय नहीं स्वीकार किया था, भले युद्ध में घायल हो गया लेकिन पराजय स्वीकार नहीं किया। टीपू सुल्तान उससे एक कदम आगे बढ़कर के था, बदला भी लेना था और अंग्रेजों को एंट्री भी देना नहीं चाहता था। और यह जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसके बाद टीपू सुल्तान फ्रांस गया। यह घटना है 1794 ईस्वी। और 1794 में नेपोलियन वहां का शासक नहीं था। नेपोलियन उस समय वहां सेनानायक था और वहां जैकोबियन का शासन चलता था। जैकोबियन क्लब था, फ्रांसीसी जैकोबियन क्लब। तो टीपू सुल्तान उस जैकोबियन क्लब का मेंबरशिप लिया था और साथ ही उसका एक विंग, एक पार्ट मैसूर में भी स्थापित किया। यानी जैकोबियन क्लब का गठन मैसूर जैकोबियन क्लब के नाम से मैसूर में स्थापित किया, श्रीरंगपट्टनम में, और वहां स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में वृक्ष लगाया। कई बार क्वेश्चन भी आते हैं एसएससी, बीपीएससी या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में कि कौन ऐसा शासक था जो जैकोबियन क्लब का सदस्य था, तो टीपू सुल्तान। कौन ऐसा शासक था जिसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, तो वह टीपू सुल्तान। और यहां तक तो जब फ्रांसीसी मेंबर हैदराबाद आए थे तो इन्होंने 500 तोपों की सलामी दी थी। ये रुतबा था टीपू सुल्तान का। पूरे भारतीय शासकों में अगर कम दिनों में शासक के दौर में अगर शेर की तरह शासन किया हो तो टीपू सुल्तान का नाम सबसे ऊपर आता है। और उसको ऐसे ही शेर मैसूर नहीं कहा जाता है, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर, मैसूर के नाम से जाना जाता है, या मैसूर का शेर का लायन ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है टीपू सुल्तान। कट्टर और धर्मांध मुसलमान के साथ साथ वह एक मजबूत और कठोर हृदय शासक था। हमेशा रणभूमि में खुद तत्पर हुआ करता था। लेकिन हम जानते हैं कि कम दिन जीने वाले लोग इतिहास में अपना नाम लिख करके जाते हैं और उनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में भारतीय इतिहास में लिखा जाता है। और इतनी फ्रांसीसियों से मित्रता बढ़ने के कारण अंग्रेज आग बबूला हो गए और फिर से इनके खिलाफ साजिश करने लगे। और साजिश का नतीजा हुआ कि 1798 में 99 में फिर से मैसूर और अंग्रेज एक आमने सामने हुए, जिसको चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध।
इस युद्ध का परिणाम बड़ा ही खतरनाक होगा, क्योंकि यह साजिशों में फंस जाता है। और इस समय इर्द गिर्द के जितने शासक हैं, जितने निजाम हैं, सभी अंग्रेजों के साथ है। अंग्रेज छल बल के साथ कूटनीति का प्रयोग करते हुए चौथे मैसूर युद्ध, जो 1 साल ही मात्र अभी तक चला था, 4 मई 1799, 4 मई 1799 में 4 मई को टीपू सुल्तान का छल से या धूर्तता के साथ उसकी हत्या कर दी गई। और वह मैसूर का शेर मात्र 48 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन उसकी मौत भी इतनी आसान नहीं रही। अंग्रेजों के नाक में दम करने के बाद, जब अंग्रेजों के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम आमने सामने उसका सामना कर सके, तो धूर्तता और चालाकी के साथ, कायरता के साथ उसकी हत्या करवा दी गई। वीर गति को प्राप्त कर जाने वाला टीपू सुल्तान करोड़ों भारतीयों के दिल में बस गया और अंग्रेजों को चैन की सांस मिली। अब संपूर्ण मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और अब मैसूर पर शासन करने के लिए किसी क्षेत्रीय शासक के पास वह बल और साहस नहीं रहा। और लगभग पिता पुत्र ने मिलकर अंग्रेजों के साथ 4 बार सामना किया। जो 4 बार जो सामना हुआ, वह चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। फिर से एक बार आप रिमाइंड कर लेंगे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, अंग्रेजों और मैसूर के बीच, यानी हैदर अली के बीच। और उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, वह हैरी वेरेलेस्ट था, उसके साथ हुआ था, वह बंगाल का गवर्नर था। दूसरा जो हुआ वह 1780 से 1784 वह वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। और इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली घायल हो गया और वह युद्ध से बाहर हो गया। उसी बीच टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक हुआ और युद्ध को निरंतर रखा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1789 से 1792 ईस्वी हुआ। इस समय जो वहां का अब जो गवर्नर था, वह भारत का गवर्नर हो चुका था और वे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चौथा और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 1799, जो 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या के साथ ही समाप्त होता है। और इस चौथे के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे, वह वेलेस्ली थे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि मात्र जो सत्ता 1760 में शुरू होता है और 1799 तक खत्म हो जाता है, यानी 39 वर्ष के मैसूर साम्राज्य, यानी जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान शामिल है, हमेशा युद्धों से घिरा था। और जब तक हैदर अली और टीपू सुल्तान रहा, अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। लेकिन उन दोनों ने यह बता दिया
कि हम भले भारतीय संख्या में कम हैं, लेकिन अगर सहयोग मिले तो हम किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन सहयोग हैदर अली को नहीं मिला, सहयोग टीपू सुल्तान को नहीं मिला, बल्कि उल्टा हो गया। और उसी पड़ोस के जितने सम्राट थे, जितने राज थे, सबने अंग्रेजों का उल्टा साथ दिया, और जिसका नतीजा हुआ कि मैसूर क्षेत्र में भी ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो गई। तो बंगाल, बिहार से लेकर दिल्ली तक, उड़ीसा, कर्नाटक, युद्ध कर्नाटक और मैसूर का क्षेत्र भी अब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। आगे की कड़ी में हम देखेंगे ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की अगली कड़ी, जिसमें देखेंगे अब हम चलेंगे पंजाब और सिंध के क्षेत्रों में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।